चलो ध्यान देना, फिर से हम बोल रहे हैं चीज़ों को। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सर्कुलर मोशन कितने तरह का होता है, उसमें 2 टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। तुम भी मेरे ख्याल से पिछले क्लास में नहीं आई थी ना? आई थी? झूठ बोलती। आई थी रे? अच्छा ठीक, दीपिका नहीं आई थी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। बात नहीं। एक को हम लोग कहते हैं, जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा हम लोग को ये पता है कि जो जनरल सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आता है, बताओ। जनरल सर्कुलर मोशन जो हम निकाले थे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, बोलो सृष्टि। आर ओमेगा स्क्वायर ई आर लिखते हैं और यहाँ पे माइनस साइन देते हैं, प्लस डीवी बाय dt लिखते हैं और यहाँ पे et देते हैं। ऐसे लिखे थे। लेकिन तुमको इसको पूरा अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है ना? हम लोग क्या देखे थे कि जो सर्कुलर मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन। लेकिन कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, तुमको अलग अलग से याद रखना है। इसको अलग से याद रखो, इसको अलग से याद रखो। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखो हम v का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये बात तो पता होना चाहिए सबको मेरे ख्याल से। तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो कुछ इस तरह से रह जाता है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और ई आर का कैप। तो यहाँ पे ये जो ई आर का कैप है ये तो डायरेक्शन बता रहा है ना। ई आर कैप का मतलब क्या होता है? ऐसे अगर एक सर्कल है तो ई आर जो यूनिट वेक्टर है इसका मतलब होता है कि रेडियली बाहर की तरफ का डायरेक्शन। मतलब ई आर अगर हम किसी के साथ लगा दें तो इसका मतलब होता है, जैसे अगर हम कोई फोर्स लिख दें कि एक फोर्स है भैया 10 न्यूटन का और उसके बगल में लिख दें ई आर कैप, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे रेडियली बाहर की तरफ है। समझना जितन में जो बता रहे हैं, ठीक है? ये बात समझा ई आर का मतलब क्या हो रहा है। और अगर हम ई आर में ऐसे माइनस लगा दें तो इसका मतलब होता है कि ये जो फोर्स है ये अंदर की तरफ है, रेडियली इनवर्ड्स है। तो इस डायरेक्शन को, ये जो डायरेक्शन है जो रेडियली इनवर्ड होता है, इस डायरेक्शन को सेंट्रीपिटल डायरेक्शन कहते हैं, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन में ये पार्ट 0 हो जाता है, बच जाता है खाली ये पार्ट, और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये वाला चीज़ होता है, और ये माइनस ई आर कैप डायरेक्शन बताता है कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है। तो इस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये सब चीज़ हम लोग तो पिछले ही क्लास में देख चुके थे और बोले थे इसको ज़रूर से याद रखना। इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, बोले तो एकदम याद रखना पक्का से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ लिए थे और देखे थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है और उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, जो ये सब तो हम लोग डिटेल से पढ़ ही लिए थे, आगे एक्सप्रेशन भी तो हम लोग किए थे v स्क्वायर बाय आर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो ध्यान देना
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v कांस्टेंट नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आता है वो वही आता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर प्लस डी वी बाई डी टी ई टी। ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन का होता है एक्सप्रेशन। एक और बात, बोर्ड एग्ज़ाम में या स्कूल एग्ज़ाम में ये पार्ट नहीं पूछा जाता है, केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक ही पूछा जाता है स्कूल के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अब देखना इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखे थे, जो पहले हम बताएं एकदम सेम चीज़ को रिपीट करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक का मैग्नीट्यूड ये होता है और दूसरे का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो इस सिचुएशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं, ये जो चीज़ होता है, देखना हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को हम लोग पहले लिख चुके हैं, है ना, इसलिए हम ज़्यादा इसको हम लोग लिखते हैं ना AC और इसको क्या लिखते हैं AT। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट, सब पहले लिख चुके हैं। जो हम जनरल केस लिखे हैं ना वही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही है जो जनरल केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खाली ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाता है, तो वही जनरल केस रिपीट कर देंगे, है ना। ये चीज़ क्लियर। और एक चीज़ हम लोग लिखे थे क्या, टैन अल्फा लिखे थे ना, AT बाय AC, बस यही दोबारा लिख देंगे। यही जो जनरल केस है यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बताता है। फटाफट इसको कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबको याद होना चाहिए, स्कूल एग्जाम में पूछेगा जी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये वाला, और एक कौन सा आता है, AC इज इक्वल टू आर, ओमेगा को हम लिख सकते हैं V बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है, एक आर कट जाता है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। ये दोनों फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। वो नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें, वो तो पहले ही लिखवा चुके हैं जनरल केस में, सारा डिटेलिंग फिगर के साथ लिखे हो इसको, है ना, डिटेल वहीं पे, यहाँ पे खाली मेन पॉइंट लिख दिए, ठीक है ब्रजेश। अब देखो, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, और ये स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई टर्म एग्ज़ाम है तो उसमें भी पूछ लेगा, हाफ ईयरली है तो उसमें भी पूछ लेगा, फाइनल है तो उसमें भी पूछ लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समझना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी हम लोग जो मेन हेडिंग दिए थे समझना, वो हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब हम बहुत डिटेल से समझा चुके हैं कि जब हम ऐसा फिजिक्स का वो पार्ट, वो ब्रांच जिसमें हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। तो इसमें हम लोग एंगुलर पोजीशन के बारे में पढ़ें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ें, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ें, है ना, ये, और एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में भी पढ़ें। तो ये पार्ट हो गया काइनेमेटिक्स। अब हम लोग आते हैं डायनेमिक्स की तरफ, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी जिसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ध्यान देना, इसमें हम लोग केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अपने आप को कांस्टेंट रखेंगे, सीमित रखेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, पहले समझ लो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो,
या ज़्यादा प्रिसाइजली बोलें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस r है, आयरन की कमी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, तुम पिछले क्लास में नहीं आई थी, तो एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस r है, उसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका स्पीड कांस्टेंट है। अगर 40 के स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो हर जगह 40 के स्पीड से चल रहा है, हर जगह, है ना, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ध्यान देना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है एक्सेलरेशन। और एक बात हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जिधर होता है उस ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स भी उधर ही होता है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा, है ना। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, वो सेंटर की तरफ होगा और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, बात समझना। तो इस सिचुएशन में द फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, इस बात को हम लिख दे रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग uniform circular motion, uniform circular motion, then net force is acting, then the net force is along the center। अलॉन्ग के जगह हो हम ऐसे लिखते हैं इज टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द, ध्यान से सुनना बाबू, एक एक बात पूछेंगे, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द नेट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है, बहुत ध्यान से एक बार देख लो, बाद में लिखना, हम लिखने के लिए टाइम देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग क्या देखे हैं, अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो m, और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो हम लोग देखे हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो r ओमेगा स्क्वायर होता है। तो फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के जगह m लिख देंगे और a के जगह, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है। एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, a जो एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर बाय r भी तो होता है, तो ये एक और एक्सप्रेशन क्या आता है, m v स्क्वायर बाय r। ये दो एक्सप्रेशन आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। F इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर याद रखो, चाहे m v स्क्वायर बाय r याद रखो, दोनों याद है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर एक भी याद है तो दूसरा निकाल सकते हैं। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है v इज इक्वल टू r ओमेगा, हाँ छाप लो छाप लो। दीपाली याद रहेगा फॉर्मूला? पूरा भमक गए, इसको पीछे से आगे करते नहीं ना, अच्छा ठीक। याद हो गया दीपिका? अक्षत
ये फॉर्मूला याद हुआ? ठीक है, क्लास खत्म होते होते तक में याद कर लेना। सुधांशु सुना? क्लास खत्म होते तक में वो याद हो जाना चाहिए, पूछेंगे। F = mr ओमेगा स्क्वायर, उसको W नहीं पढ़ते हैं, ध्यान देना है, उसको इसको बोल रहे हैं, उसको ओमेगा पढ़ते हैं। रुद्र याद रहना चाहिए। लिख लिए सब लोग? फटाफट लिखो जी, 5 मिनट का चीज़ को तुम लोग 15 मिनट करता है। बताओ, मतलब इतना देर में तुम 1 2 3 4 लाइन लिखा? फोटो नहीं बनाइएगा सर। ओह ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना, ध्यान से सुनना बाबू। एक बात ध्यान से सुनना कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई टाइप नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक टाइप है, टेंशन है, नॉर्मल फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है ना, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारा फोर्स का टाइप्स है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई टाइप नहीं है। ध्यान से सुनना। क्या बोला? नहीं, एक बार सुन लो मेरी बात को। असल में सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब होता है सेंटर की तरफ। जैसे कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग लिखते हैं अपवर्ड, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जा रहा होता है तो हम लोग लिखते हैं डाउनवर्ड। जैसे अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, उसी तरह हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स लग सकता है, और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो फोर्स उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है या सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। तुम लोग को पता होगा कि जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है और सेंटर पे सन होता है। यहाँ सेंटर पे सन होता है, ये अर्थ है सपोज करो, ये ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करते रहती है सन के चारों तरफ। तो सन जो है इस अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है, और सन अर्थ पे इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसको खींचता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बिटवीन सन एंड अर्थ, ये इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है या सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो सन को, यही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा, जैसे ये अर्थ है, अगर सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स अर्थ को नहीं खींचेगा या सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स अर्थ पे नहीं लगेगा तो अर्थ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, टेंजेंशियल चली जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कंटिन्यूसली उसको सर्कल पे बनाए रखता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में बनाए रखने के लिए या सर्कुलर मोशन करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। जैसे सपोज करो अगर हम एक धागा में रस्सी बांध के ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमाते हैं, सपोज तुम हाथ को बहुत ज़्यादा ऐसे मत घुमाओ, एक कांस्टेंट जगह पे रखने का प्रयास करो और ऐसे ऐसे करके अगर तुम घुमाओ सर्कुलर पाथ में, तो होता क्या है, जैसे सपोज करो ये वो पार्टिकल है, ऐसे तुम धागा से बांध के रखे हुए हो उस पार्टिकल को और ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, तो होता क्या है, ये जो धागा है वो बहुत स्ट्रेट एकदम रहती है और ये धागा इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई करती है
है ना। जब तुम इस तरह से खींचते हो, मतलब इसको घुमाते हो, तो जो धागा का पार्ट अटैच्ड रहता है पत्थर से, जिस चीज़ को बांध के तुम घुमा रहे हो, उस चीज़ पे धागा सेंटर की तरफ एक टेंशन फोर्स अप्लाई करती, वही टेंशन फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, और वही उस पार्टिकल को, जो पार्टिकल तुम घुमा रहे हो, उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर करता है। तुम ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा हो सके थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से तुम धागा को ऐसे घुमाना, मतलब किसी पत्थर को बांध लेना धागा में और ऐसे घुमाना, और थोड़ा दिमाग को तुम अपने हाथ पे रखना कि तुम कर क्या रहे हो। तुमको हमेशा फील होगा कि तुम धागा को अंदर की तरफ खींच रहे हो। थोड़ा अगर ध्यान से तुम इसको समझोगे, देखोगे, तो तुमको लगेगा कंटिन्यूअसली तुम धागा को अंदर की तरफ खींच रहे हो, मतलब तुम अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हो, तभी ये सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। तुम अगर हाथ से धागा छोड़ देते हो तो जहां पे तुम छोड़ते हो, जैसे ये ऐसे घूम रहा है, तुम जहां पे छोड़े वहीं पे इस डायरेक्शन में वो भाग जाता है, टेंजेंशियल भाग जाता है ना। जैसे ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तुम धागा को यहां पे छोड़ोगे तो ऐसे भाग जाएगा वो, है ना, क्योंकि उस समय तुम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना छोड़ दिए, तुम सेंटर की तरफ उसको खींचना छोड़ दिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना खत्म हुआ, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलना बंद कर दिया, वो स्ट्रेट लाइन में चल दिया। बात समझे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल, सभी तरह के फोर्स अपने अपने सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे अपने जो सोलर सिस्टम है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। अगर हम एक पत्थर को धागा में बांध के घुमाते हैं तो उस पर लगने वाला टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं तुम लोग को, एक क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद समझाएंगे। मौत का कुआं सब लोग देखे होंगे, है ना, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो उसमें भी मौत का कुआं में देखते होंगे बाइक जो चला लेता है वो लोग, उसमें भी यही होता है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में घुमा देता है और गिरने नहीं देता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना तो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, वो इधर उधर भागता नहीं है। हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे आगे आने वाले टॉपिक पे कि कैसे वहां पे कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और उसको आराम से मौत का कुआं में गाड़ी चलाने दे देता है, घुमा देता है, वो गिरता नहीं है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बात समझ में आ गया। वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए किसी ना किसी फोर्स को सेंटर की तरफ जरूर लगना पड़ेगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स ना लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं घूम पाएगा। इतना बात हम लोग समझ गए, सारा कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, सबको लिख लिए? ठीक, एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसके पहले ना नोट करके हम एक बात लिख लेते हैं। ठीक है, जो बात हम बोले ना उस चीज को थोड़ा नोट करके यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, हम डिक्टेट कर ले रहे हैं। हम बस ये, लोगों को ऐसा लगता है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स है, तो लोगों को लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी कोई फोर्स होगा। ऐसा नहीं है। सेंट्रीपिटल का मतलब हो गया सेंटर की तरफ, कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ हो सकता है ना, जो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, है ना। लिखना नोट करके कि सेंट्रीपिटल मीन्स towards center, towards सेंटर, इसको ऐसे एपिस्ट्रॉफ ऐसे बंद कर देना, है ना। तो सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, फुल स्टॉप। एनी फोर्स which is acting towards center, any force which is acting towards center can play the role of centripetal force.
ठीक है, हम ये सब नहीं लिखा रहे हैं कि जैसे अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है वैसे ही सेंट्रीपिटल होता है, उतना तुम लोग समझ गए बात को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ रहा बाबू? तन्मय मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट, अच्छा हम लोग को क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। बाय द साइड वॉल फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव, ऑफ द ग्रूव। अब समझो ये ग्रूव क्या होता है, समझना थोड़ा सा बात। कभी तुम लोग देखे होंगे कि एक छोटा सा गेम रहता है, वीडियो गेम टाइप का। ठीक है, ध्यान देना। मतलब उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है ना, मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो लकड़ी का एक इतना मोटा पट्टा है। ठीक है, इतना मोटा लकड़ी का एक पट्टा है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको मतलब उसमें सपोज करो कि एक हमको नाली बनाना है। एक एग्जाम्पल, हम क्या किए, खोद के ऐसे सर्कुलर एक नाली बना दिए। बात समझ रहे हो? या फिर ऐसा करो कि एक लकड़ी का पट्टा है, उसमें चारों तरफ से ऐसे दीवार खड़ा कर दो, सर्कुलर दीवार खड़ा कर दो। ठीक है, हम थोड़ा इसमें बोर्ड में फोटो बना के दिखाते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल तो नहीं दिखा सकेंगे, तो वर्टिकल है बोर्ड। तो ऐसे समझो कि क्या है, सारा पंखा बंद करो तो जी, उस एसी को ऑन कर दो, वो एसी ऑन कर दो। गर्मी लग ही रहा होगा थोड़ा बहुत ना, रूम में थोड़ा गर्मी लगता है। हाँ सुनो, क्या है समझना बात को कि इस तरह से ये दीवार है, समझना। ठीक है, हम अभी समझा देते हैं इस चीज़ को। ये दीवार है, ऐसे वर्टिकल दीवार है। वर्टिकल कहने का मतलब समझो बात को, ये सब उठा हुआ है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे उठा, ये भी ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है ना, और यहाँ अंदर में गैप है। ठीक है, तुम ध्यान देना। सपोज करो एक एग्जाम्पल दे रहे, तुम शायद तुम लोग ऐसा कभी किए होगे, हम तो किए हैं, इसलिए हमको मेरे दिमाग में पूरा सीन चल रहा है। अगर मान लो यहाँ पे हम कोई छोटा सा गोली ले लें, ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे टुप से ऐसे मार दें, सपोज करो ऐसे पूरा दीवार है, ऐसे पूरा दीवार खड़ा है, ऐसे दीवार खड़ा है। ठीक है, ऐसे पूरा हम अगर ऐसे इसको मार दें तो ये क्या, जोर से मारे तो ये जाके सबसे पहले यहाँ टकराएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा, है ना। अगर इसको हम खूब जोर से एकदम मार दें तो ये यहाँ टकराएगा और फिर ऐसे पीछे वाले दीवार पर रगड़ाते हुए ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और वो हमेशा पीछे वाले दीवार से सटा हुआ रहेगा। ठीक है, तुम लोग चाहो थोड़ा सोचोगे तो ये इमेजिन हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये जो है ऐसे ऐसे इससे सटते सटते हुए इस तरह का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे दीवार है, ऐसे ऐसे दीवार है, और बीच में जो ऐसे जगह स्पेस है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रूव। ठीक है, मतलब बीच में जो छेद है ऐसे, इसको ग्रूव कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, हम ऐसे गोली को मारे, गोली ऐसे राउंड करने लगी और पीछे वाले दीवार से टच करते हुए ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, गोली जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही है इस ग्रूव में, वो पीछे वाले दीवार से टच रहती है। तो होता क्या है समझना, जो पीछे वाला दीवार, सिंस वो पीछे वाले दीवार से टच रहती है, तो पीछे वाला दीवार इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है उस पर, और यही नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, और यही उसको सर्कुलर मोशन में घुमवाता है। अगर वो पीछे वाले दीवार से टच नहीं करे ना, तो ये सर्कुलर मोशन में घूम ही नहीं पाएगी। वो पीछे वाला दीवार से टच करती है तो पीछे वाला दीवार उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, मतलब नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है, और वही नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और वही इसको सर्कुलर पाथ में घुमवाता है। जब तक ये पीछे वाले दीवार से टच में रहेगी तब तक सर्कुलर मोशन में घूमते रहेगी,
है ना। तो अब बोल क्या रहा है, यही नॉर्मल फोर्स है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इस सिचुएशन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब समझो बात को, ये नॉर्मल फोर्स हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये जो सर्कुलर पाथ है, ग्रूव है, इसका रेडियस कितना है जी, थोड़ा कुछ डाटा बताते जाना। कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलता है कि ये जो ग्रूव, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ग्रूव में एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड। तो हम इसका वेलोसिटी, स्पीड निकाल सकते हैं। समझना, ये यहाँ से चलना शुरू की, दोबारा यहाँ तक आने में इसको लगा 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2 पाई आर। एक सर्कुलर पाथ अगर कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस 2 पाई आर कवर होता है। तो जो स्पीड होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाय टाइम 2 पाई, तुमको जो लेना है 3.14, आर कितना हम लोग निकालनी है 0.25 बाय 2 सेकेंड, 2 काट दो, तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया, ठीक है। वेलोसिटी जो भी आया, ठीक है, कितना पक्का, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। उसका कैलकुलेशन पे हम भरोसा कर लिए, हम नई कैलकुलेशन की। 0.785 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी। अब हमको क्या करना, बहुत ध्यान से देखो, हम लोग को पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F, वो mv²/r होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम ये कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म मत करो, इसको जैसा का तैसा रहने दे सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम लोग को ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नॉर्मल कर रहा है, तो हम यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसके जगह पे नॉर्मल लिख देंगे, ऐसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस फोर्स का काम, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नॉर्मल कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r होगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें, तुमको मन है तो ये डाटा डायरेक्ट यूज कर लो। हमको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल क्या होगा, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 0.1 kg हो जाएगा, ठीक है। m हो गया, v² में हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करना। हम ऐसा करते हैं, मेरा ये v है ना 3.14 इंटू 0.25, हम इसी को 2 बार लिख देते हैं, 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ठीक है, बाय r में कितना है 0.25, एक कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो आंसर होगा निकाल लो, ठीक है। 3.14 या 3.14 को 2 बार इंटू करो, 25 से कर लो, बताओ आंसर क्या आ रहा है, 0.25 ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। एक बार कर लो, देख लो। 0.246 एग्जैक्ट आ रहा है, 0.246 एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन आंसर जो बुक में दिया है वो 0.25 दिया। तुमको जैसे मन करे वैसे करो। तो मल्टीप्लिकेशन भी कोई बहुत भारी नहीं है, 3.14 को 2 बार करना और 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कैसे है, ठीक है। रिवीजन जरूर से करना। बोल लो, हम कान बंद कर ले रहे हैं। बोल रही थी, हम सुनने लगे तो नहीं बोली। समझ रहा जी? ब्रजेश, बात नहीं। ऐसे वर्टिकल सर्कल नहीं है, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे।
ठीक है। 0.1 कहाँ से आया? मास, ये मास दिया हुआ 100 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिए, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। वही आ रहा है ना? हाँ 245 आ रहा है, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं 0.246 आ रहा है सर, मतलब 5 के बाद भी कुछ और आ जाएगा, है ना, तो इसीलिए 0.25 आंसर रहने दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में हर वो चीज़ जो नेचुरल लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चीज़ हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग रोज़ अपने नेचुरल लाइफ में देखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम लोग सर्कुलर टर्निंग, ठीक है। पहले समझ लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं, ध्यान देना, या कुछ भी बाइक चलाते हैं, तो जनरली कुछ बच्चा लोग जो है, ध्यान से सुनना, क्या करता है, तुम लोग खुद भी किए होगे कभी, ऐसे बाइक को ऐसे घुमाते हो पूरा एकदम ऐसे एकदम आर्क में, बहुत लोगों को देखे होगे, है ना। या फिर हम लोग साइकिल भी चलाते हैं, देखना जब हम लोग साइकिल चलाते हैं और मान लो उसको एक सर्कुलर टर्निंग में टर्न करते हैं तो मेरा साइकिल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मेन पॉइंट है समझना कि होता क्या है, जब हम लोग जहाँ पे अगर साइकिल चला रहे हैं, जैसे समझो ऐसे साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, ऐसे सर्कुलर टर्निंग ले रहे हैं, तो टर्निंग के टाइम में जब हम लोग टर्निंग ले रहे होते हैं उस टाइम जो साइकिल है या जो बाइक है, जैसे ऐसे टर्निंग लिए सपोज करो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ स्किड करना चाहती है। अगर रास्ता रफ रहा तो स्किड नहीं कर पाती है, लेकिन अगर भुसभुसा रास्ता रहा, बालू वालू ज्यादा रहा, कच्चा रोड रहा, तो ऐसे आगे की तरफ, मतलब ऐसे अगर जहां पे हम लोग सर्कुलर टर्निंग लेते हैं बाहर की तरफ स्किड कर जाती है। ये तो तुम लोग कॉमन लाइफ में देखे ही हो, है ना। गाड़ी भी ऐसे घुमाते हो सर्कुलर टर्निंग में, तो अगर भुसभुसा रास्ता रहा तो बाहर की तरफ स्किड कर जाती है गाड़ी। अच्छा रास्ता रहा, मतलब नॉर्मल रोड रहा, तो तुम उसमें सर्कुलर टर्निंग प्रॉपर ले लेते हो, बाहर की तरफ स्किड नहीं करते हो। ये चीज़ देखे हो, तो ये समझना, इस बात को थोड़ा हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि अगर सपोज करो हम लोग एक सर्कुलर पाथ में ऐसे सपोज करो अगर हम मोशन कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कोई सर्कुलर टर्निंग लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, जैसे सपोज करो ये कोई भी गाड़ी है, ठीक है, सपोज करो यही सपोज करो बाइक है ना। जब हम लोग ऐसे एक सर्कुलर टर्निंग, जैसे सपोज हम ऐसे सीधा रास्ता में आ रहे हैं ना, ऐसे सीधा रास्ता से जा रहे हैं, अब हमको यहाँ पे एक सर्कुलर टर्निंग लेना है, ऐसे सर्कुलर टर्निंग ले रहा है, तो इस सर्कुलर टर्निंग में होता क्या, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम ऐसे सर्कुलर टर्निंग में ऐसे टर्न लेते हैं ना, तो मेरा ये जो मतलब जो मेरा बाइक है, व्हीकल है, वो इस सर्कुलर पाथ से थोड़ा बाहर की तरफ जाने को टेंड करता है, बाहर की तरफ जाना चाहता है। समझना बात को, अगर रास्ता अच्छा नहीं रहता तो हम बाहर की तरफ स्किड कर जाते हैं, है ना। रास्ता अच्छा रहा तो हम प्रॉपर सर्कुलर टर्निंग ले लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है, एकदम बढ़िया से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी ये सब चीज आ जाता है। समझो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर टर्निंग ले रही है, ठीक है। जब भी सर्कुलर टर्निंग वो लेना चाहती है या ले रही होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टेंडेंसी आता है बाहर की तरफ जाने का, है ना। बाहर की तरफ चला नहीं जाता है, किसी केस में चल जाता है, लेकिन अगर रोड अच्छा रहा तो बस बाहर की तरफ जाना चाहता है, टेंड टू मूव होता है, एक टेंडेंसी आती है उधर मूव करने की, है ना, लेकिन उधर मूव कर नहीं जाता अगर रोड अच्छा रहे तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जाना चाहे लेकिन जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है, इसीलिए वो उधर नहीं जा पा रहा है।
हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं ना, जैसे कि अगर ऐसे कोई बेंडिंग, सपोज करो ऐसे कोई इंक्लाइन जगह है, इंक्लाइन कोई भी सरफेस है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहती है, लेकिन इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है जो उसको रोक के रखा हुआ रहता है ना। हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का तो डेफिनेशन भी पढ़े हैं इस तरह से, इम्पेंडिंग मोशन के ऑपोजिट लगता है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग सर्कुलर टर्निंग लेते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक इम्पेंडिंग मोशन इस डायरेक्शन में आता है, यानी रेडियली बाहर की तरफ वो टेंड होता है जाने को, स्किड करना चाहता है। लेकिन अगर रोड अच्छा रहे तो रोड सेंटर की तरफ एक अच्छा खासा फ्रिक्शनल फोर्स लगा देता है और इसको बाहर की तरफ नहीं जाने देता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है और इसको सर्कुलर पाथ में घुमवा देता है। बात समझे? तो जब भी हम लोग सर्कुलर टर्निंग लेते हैं तो हम सर्कुलर पाथ में घूमना चाहते हैं, तो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत पड़ता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी हम लोग सर्कुलर टर्निंग लेते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ही मेरे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है और हमको सेफली टर्न करा देता है। लेकिन अगर सपोज करो ये रोड अच्छा नहीं है, मिट्टी वाला रोड है, कच्ची रोड है, भुसभुसा रोड है सपोज करो, तो ये रोड अच्छा फ्रिक्शन हमको नहीं दे पाता है और हम सर्कुलर टर्निंग नहीं कर पाते और इधर स्किड कर जाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जब भी हम लोग सर्कुलर टर्निंग लेते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन रोल प्ले करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये बात समझना। तो ये बात, ये सेंटर है, ठीक है, और इसका रेडियस सपोज करो, इसका रेडियस सपोज करो r है, ठीक है, और ये अगर एक v वेलोसिटी, v स्पीड से अगर ये चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला गलत, एम वी स्क्वायर बाय आर बोलो, सॉरी एम वी स्क्वायर बाय आर बोलो, चाहे एम आर ओमेगा स्क्वायर बोलो। तो एम वी स्क्वायर बाय आर अभी हम ले लेते हैं, कम से कम एक तो याद रखो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है जी? फ्रिक्शनल फोर्स प्ले कर रहा है। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। कई बार तुम लोग देखना, ध्यान से सुनो, कई बार अगर हम लोग रोड में गाड़ी चला रहे होते हैं, हाईवे वगैरह में या कोई भी रोड में, और सर्कुलर टर्निंग अगर कहीं पे आ गया, कहीं पे हमको मुड़ना रहा एकदम सर्कुलर टर्निंग में, तो अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो आराम से हम लोग मुड़ जाते हैं, लेकिन अगर स्पीडली चलते हैं तो हम लोग इधर स्कीड कर जाते हैं। समझना होता क्या, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम कम स्पीड से, बहुत ध्यान से सुनो जो हम समझा रहे हैं, अगर हम लोग कम स्पीड से टर्न ले रहे होते हैं ना तो v कम होता है, कम v होता है तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है। v कम, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है, v कम हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम जरूरत पड़ता है। अगर हम ज्यादा स्पीड से चलते हैं तो हमको सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है। बात समझ रहे हो? उतना सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रोड हमको नहीं दे पाता है तो हम ऐसे स्किड कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब सर्कुलर टर्निंग लो तो थोड़ा वेलोसिटी स्पीड कम कर लिया जाता है। तुम लोग देखे होगे यार, जब भी टर्न लेते हो थोड़ा सा कम कर लेते हो स्पीड, कम नहीं किया तो फिर फिसल जाते हो, है ना, इस डायरेक्शन में स्किड कर जाते हो, फिर पैर हाथ तोड़ लेते हो। कई बार ऐसा, जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब हमको मुड़ना था तो हम जितना स्पीड से चल रहे थे उतने स्पीड से चलते रह गए, मुड़ना ऐसे था इधर चले गए। यार सीख रहे थे, मतलब हमको लगता है दूसरी बार गाड़ी छुए होंगे तो उतना समझ में नहीं आया था। अब चलो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बात को समझो। हम एक स्पीड से चल रहे हैं, सपोज करो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको कौन दिया? फ्रिक्शन फोर्स दिया। मान लो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जाने को टेंड करता है, इधर जाता नहीं है। ये वाले मोशन को मत कंसीडर करना,
ये ऑब्जेक्ट इधर जाने को टेंड करता है लेकिन इधर जाता नहीं है, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो पाता है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यहाँ पे हम S लिख देते हैं, ठीक है। मान लो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए तो हमको इस डायरेक्शन में ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को बढ़ा लेता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, खुद को बढ़ा लेता है। थोड़ा सा और हम स्पीड बढ़ा दिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को थोड़ा और बढ़ा लेता है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसका बढ़ने का एक लिमिट होता है ना जी, हम जानते हैं बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, एक लिमिट तक जाएगा, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसके ऊपर तो बढ़ नहीं पाएगा। यानी आपके पास भी एक लिमिट है स्पीड बढ़ाने का। आप भी सर्कुलर टर्निंग लीजिए तो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक ही लिमिट तक बढ़ा पाइएगा, तभी फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा। तो अगर हम उस मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे हैं, सपोज करो हम उस मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे हैं जिसपे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से चले तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने नहीं सकेगा, हम इधर स्किड कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे हम F मैक्स ले लेते हैं, यहाँ पे V मैक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम। जय हिंद। गलती से क्या हो गया? बोलो दीपिका। म्यू, हम पूछें क्या, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एस एन नॉर्मल। नॉर्मल कौन बोलेगा? ओह, म्यू एस हम सुन लिए और एन नहीं सुन पाए। म्यू एस अभी बोलिए और कल बोलोगी एन, तो हम कहाँ से सुनेंगे? सुनना आप ध्यान से, सुनो बाबू लोग। तो एफ मैक्स क्या होता है? म्यू एस एन होता है। इस डायरेक्शन में क्या आ गया? एम, बात नहीं, वी मैक्स को वी एम ही रहने दे रहे हैं, का स्क्वायर बाय आर। और अगर हमको पता है एक बात कि जो नॉर्मल होता है वो एम जी होता है, इज इक्वल टू एम वी एम का स्क्वायर, यहाँ एम का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, ठीक है, इंटू आर। एम एम काट दे, यहाँ पे n equals to mg कैसे हो गया? क्योंकि जो रोड है ना, मेरा ध्यान देना, रोड जो है ऐसे समतल रोड है, ऐसे समतल रोड है, ऐसे रोड ऐसे टेढ़ा हो रहा है ऐसे, तो समतल रोड पे अगर कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो इस पे एम जी नीचे और नॉर्मल ऊपर होगा ना, तो n इज इक्वल टू एम जी होगा। अपने साथ साथ हमको भी भकुआ बना देती है ये लोग। हम भी भकुआ जैसा करने लगते हैं, एम जी ऊपर लगा रहे हैं। ध्यान देना। सर वो 3D ड्राइंग नहीं है ना, तो हमको लगा पता नहीं कैसे। हाँ 3D ड्राइंग हम फिर कैसे कर दें? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हम प्रॉपरली समझा देंगे तुम लोग को, वो सीन दिखा देंगे। ड्राइंग तो नहीं समझ रही बात को, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ है, नॉर्मल पाथ है, नॉर्मल ज़मीन है, उस पर हम लोग ऐसे टर्न कर रहे हैं। यहाँ पे एक साइकिल है या मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, तो इस पर नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ है, तो एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अच्छी बात है ना, पूछ ही लिया करो। तो यहाँ से समझना बात को, हमसे पूछता क्या है कि आप मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से टर्न कर सकते हैं कि आप सेफ रहें, स्किड ना करें, तो हमको वी एम निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी या जी आर, जो लिखो तुम लोग, है ना, म्यू एस जी आर लिख लो, ठीक है। तो वी एम क्या हो जाएगा? रूट अंडर म्यू एस जी आर। मतलब क्या है समझना, अगर रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, रोड एक बार बन गया, धीरे धीरे रोड चिकना होने लगता है, लेकिन वो समय लगता है, 1 साल 2 साल, अगर अच्छे से रोड बना है तो 3-4 साल, ठीक है। तो म्यू कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जी भी कांस्टेंट है, आर रेडियस
इस बात पे डिपेंड करता है, जैसे समझना बात को, तो क्या होता है म्यू एस जी आर करने से जो वैल्यू आएगा तुम उस रोड पे उतनी ही मैक्सिमम वेलोसिटी से चलोगे, तभी तुम स्किड नहीं कर पाओगे, प्रॉपर टर्न ले पाओगे। अगर इस वेलोसिटी से बढ़ा तो तुम टर्न नहीं ले पाओगे, स्किड कर जाओगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे हमको टर्न लेना चाहिए वो ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, कर लो, लिख लो। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, म्यू एस का रिलेशन भी पूछ सकता है कि म्यू एस कितना होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से चल रहा है तो रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला से तुम, अगर म्यू एस पूछेगा या म्यू एस का डेरिवेशन पूछेगा तो म्यू एस निकाल दो, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ध्यान देना एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मतलब तुमको जो वेलोसिटी है ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तुमको वेलोसिटी को या तो इतना बड़ा रखना पड़ेगा या इसे छोटा रखना पड़ेगा, तभी तुम सेफ टर्न ले पाओगे। तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस आर जी होना चाहिए। ठीक है, या तो इतना या इससे छोटा होना चाहिए, तभी सेफ टर्न हो पाएगा, नहीं तो स्किड कर जाओगी। लिख लिए सब लोग, मिटा दें। चलो मिटा दें। नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि तो उसमें एफ मैक्स मत लिखना, मतलब देखो तुम वहां से भी निकाल सकती हो वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तब डायरेक्टली वेलोसिटी हम लोग को मैक्सिमम देगा तब ना हम लोग ये वाला करेंगे, या फिर हम लोग हमेशा क्या पूछता है कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से तुम चलोगी। तो हमेशा क्या होता है कि या तो तुम उस वेलोसिटी से चलो या उससे कम कोई भी वेलोसिटी से चलो। तो तुम कितने वेलोसिटी से चल रही हो ये नहीं निकाल पाओगी, तुम मैक्सिमम वेलोसिटी ही निकाल पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला है। ठीक, तो तुम सीधे ऐसे चल सकती हो, ऐसे भी प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं जी। देख लो सेम चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो कुछ ऐसा होगा mv स्क्वायर बाय आर होगा, है ना ऐसा। तो F जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हम लोग देखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होगा। तो हम यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, समझना बात को, जैसे यही वाला चीज़ है, तो हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है, लेकिन f जो है वो f मैक्स के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो f जो हुआ वो लेस देन इक्वल टू, ऐसे समझे बात को, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लेस देन इक्वल टू f मैक्स होता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन इक्वल टू f मैक्स होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, ऐसे होता है। अब हम जानते हैं कि यही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है, तो इसके जगह पे हम mv स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। n के जगह पे हम mg लिख देंगे, ये ख़त्म हो गया। v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी आर, देन v इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस जी आर। ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो।
आ गया। जिसको लिखना है ऐसे भी लिख लो फटाफट 1 मिनट में। 2 तरह का और कर लो। तो यहाँ पे लिखना ही है, ठीक। सेम ही चीज़ है, बस दूसरे तरीके से किया हुआ है, सेम ही चीज़ है। हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, स्कूल एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या आएगा यही मान के चलो। बढ़ा दें। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। बात नहीं, मुंह बंद। देखो इसका क्या मतलब है समझो। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है, तुम लोग अगर हाईवे वगैरह में गाड़ी चलाते होगे तो देखे होगे, थोड़ा सा गंदा है, ऐसा पटरा इधर उधर रास्ता में फेंकल देखे ही होगे। हाईवे में गाड़ी चलाते हो तो, जब भी हाईवे में गाड़ी चलाते हो तो देखना जहाँ पे टर्निंग आता है वहाँ पे रोड थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ रहता है ना। जो भी चलाता होगा या मान लो कभी भी ट्रैवल भी किए होगे तो ऐसा रास्ता जहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पे जहाँ टर्निंग आता है, जैसे समझो कि ऐसे रोड जनरली ऐसे रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे टर्निंग है ऐसे, तो टर्निंग में रोड को थोड़ा सा उठा देता है। इस उठे हुए चीज़ को, मतलब अगर रोड जो इस तरह से उठा हुआ रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे चल रहा है, एक एग्जांपल जैसे सपोज करो, बहुत ध्यान से देखना, अभी हम जो फिगर बनाएंगे वो किस तरह का रहेगा उसको ध्यान से सुनना, देखना, समझना, ठीक है। क्या है कि रोड जो है सो नॉर्मली ऐसे चल रहा है, यहाँ पे टर्निंग आ रहा है, ठीक है। टर्निंग पे रोड थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सपोज करो इस रोड पे ऐसे चल रहा है, यहाँ टर्निंग पे ऐसे है, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? रे बाबू यहाँ देख लो ना, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो फिगर बनाएंगे, हम इस रोड का यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझना। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ध्यान से देखना, जो हम यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, हम तुम लोग को इधर से दिखाएंगे। ये जमीन है, नॉर्मल ऐसे जमीन है, जमीन से एक एंगल से ये उठा हुआ है, दिख रहा है तुमको, ये चीज़ दिखेगा, है ना, कि जमीन रोड ऐसे है ना, ऐसे बैंक्ड है। बैंक्ड का मतलब थोड़ा सा उठा हुआ। हम तुमको कौन सा फिगर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, इस साइड से, इस साइड से तुमको दिखेगा। और ये जो चीज़ जो गाड़ी वाड़ी है जो इस रोड पे ऐसे चल रही, ध्यान देना, गाड़ी इस रोड पे ऐसे चल रही है, ठीक है। हम तुमको ये चीज़ दिखाएंगे, ये वाला सीन दिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ रहेगा, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह काम करेगा। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक उठा हुआ प्लेन। हम क्या करेंगे, इस पे mg नीचे की तरफ दिखाएंगे, नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे, ये सब काम करेंगे। और ये जमीन रहेगा, जमीन से ये एक एंगल बना के उठा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या सिचुएशन है, ऐसे एक रोड है, ये ज़मीन से एक एंगल बना के उठा हुआ है, ये एंगल है, इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। ये रोड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। बता दिए थे हम क्या दिखाएंगे। यहाँ पे एक गाड़ी है, ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जो समझो ऐसे करके अंदर की तरफ जाके ऐसे पूरा सर्कुलर टर्निंग ले रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg,
इस डायरेक्शन में नॉर्मल ऐसे, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, हम यहाँ क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, mg को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल को हम इधर रिजॉल्व कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। बहुत ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा होगा, जैसे हम समझा देते अगर किसी को नहीं समझ में आए तो। अगर सपोज करो ऐसे है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल को हम इतना बड़ा नहीं लेके एक पॉइंट पार्टिकल लें तो mg नीचे आएगा, नॉर्मल जो है सो ऐसे रहेगा, ऐसे नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हम डाल रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना, दोनों फिगर को कंपेयर करना। अगर ये थीटा है तो सॉरी, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है, मतलब ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इस वाले फिगर से क्लियर हो जाना चाहिए सिचुएशन। अगर इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, mg नीचे, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा मेरा अंदर, ये 90 माइनस थीटा होगा। सबको क्लियर हो गया कैसे, आकांक्षा? ठीक। अब देखो, नॉर्मल का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो n cos 90 माइनस थीटा होगा, यानी n sin थीटा होगा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो n cos थीटा होगा। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो n cos थीटा होगा। ये नॉर्मल है। बात समझ में आ गया सारा कैसे रिजॉल्व हुआ, ठीक है। अब समझो बात को, इसको जो है ना एक ऐसे सर्कुलर पाथ में टर्न करना, समझना, एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, ये ऐसे ऐसे करके अंदर गया और ऐसे सर्कुलर पाथ है। हम थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, ऐसा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में जो n sin थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, ठीक है। ठीक, अब होगा क्या, हम क्या देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम Fc भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा इसके पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, n sin थीटा इज इक्वल टू, इसके जगह पे रख दिए, ये हो गया mv²/r, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 अगर रखें, समझना बात को, इस ऐसा तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको हम पहले लिख रहे हो क्या कंटिन्यूअसली तुम लोग, ठीक है। यहाँ से तुम नॉर्मल निकाल सकते हो, पहले ये लिखो, नॉर्मल हम क्या लिख सकते हैं, mg/cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n के जगह पे क्या लिख दिए, mg/cos थीटा, mg/ यस, और ऊपर में यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ गया, mv²/r हो गया, ठीक है। ये mm काट दें, ये क्या हो गया, g tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। यहाँ से हम v निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, ठीक है, gr tan थीटा लिख लो, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, √g(r) tan थीटा, ठीक है। कई बार थीटा भी निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो थीटा निकालने आएगा, एक तो यहाँ हो गया तुम्हारा यहाँ तक, ठीक है। कई बार ऐसे बोलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो इतना वेलोसिटी से चल रहा है, बताओ रोड कितना बैंक्ड रहे कि वो स्किड ना करे, उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से फिर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से हमको अगर tan थीटा चाहिए तो हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको एक छोटा सा बात समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम ख़त्म करते हैं। बस 2 लाइन का बात है, समझना क्या होता है कि हम लोग जो पिछला केस था सर्कुलर टर्निंग, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकाले थे कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से वो चले कि वो स्किड ना करे, उतना या उससे कम वेलोसिटी से वो चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं ध्यान देना, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं निकल रहा है, मतलब वेलोसिटी का एक फिक्स्ड वैल्यू निकल रहा है। अगर थीटा एक फिक्स्ड है, ये तो फिक्स ही रहता है, रोड एक फिक्स्ड एंगल से उठा हुआ रहता है, तो हम अगर इतने ही वेलोसिटी से चलें तभी स्किड नहीं करेंगे। अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा वेलोसिटी से चले तो स्किड थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या उस समय में जब हम स्किड होने को टेंड करते हैं तो थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने के लिए। मतलब समझना होता क्या है, जब हम लोग हाईवे में चलते हैं तो ज़्यादा वेलोसिटी से चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अकेले सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाता है, वो कम पड़ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने के लिए। तो इसीलिए रोड को थोड़ा बैंड कर देते हैं, थोड़ा उठा देते हैं, ताकि जो नॉर्मल फोर्स का जो साइन ये n साइन थीटा है नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट, ये भी थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स का में फ्रिक्शनल फोर्स का हेल्प करने लगे, है ना। तो अगर हम इस वेलोसिटी से चलें तो अकेला n साइन थीटा ही सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर हम इस वेलोसिटी से थोड़ा ऊपर नीचे हिलते हैं तो फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आके ऐड हो जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगता है, मिल के दोनों। ठीक है, चलो।